हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरिसस विजन। हम पढ़ने चल रहे हैं आज द बर्थडे पार्टी, जिसको लिखा हुआ है हैरोल्ड पिंटर। जी हाँ, ये वही नाम है हैरोल्ड पिंटर, जिसका नाम हम सैमुअल बेकेट के साथ में लेते हैं। सैमुअल बेकेट और हैरोल्ड पिंटर दोनों प्लेराइट्स ने एक ऐसे जानरा को प्रैक्टिस किया जिसे हम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के नाम से जानते हैं। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एक ऐसा प्ले का टाइप होता है जो कि 20th सेंचुरी में डोमिनेंट होता है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो भी तब्दीलियां हुई सोसाइटी में, ये मान लिया गया कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एसेंशियली एब्सर्ड है, और इस एब्सर्डिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्ले भी ऐसा ही रखें जो कि क्या हो, एब्सर्ड हो। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? जहां पर मीनिंगलेसनेस है, जहां पर इनकॉन्ग्रुअसनेस है, बेतुकी बातें हैं। क्या हो रहा है प्ले में, क्यों हो रहा है, ना कोई इसका स्टार्टिंग है ना कोई उसका एंड है, बेमतलब बातें की जा रही हैं। ये सब चीजें क्या हैं, इस एब्सर्ड प्ले की पहचान होती हैं। हैरोल्ड पिंटर को भी नोबेल प्राइज मिलता है और सैमुअल बेकेट, दोनों राइटर्स को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है उनके इस आर्टिस्टिक क्रिएशन के लिए। आज का हमारा जो प्ले है द बर्थडे पार्टी, यहां पर स्टैनली वेबर नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी पार्टी को यानी उसकी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया जाना है। स्टैनली एक बोर्डिंग हाउस में रहता है। वो कहां से आया हुआ है? दो लोग जो आकर के उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, गोल्डबर्ग और मैकेन, वो कौन है, उसका मैक के साथ में क्या रिश्ता है? इन सारे सवालों के हमें कोई भी जवाब पूरे प्ले में नहीं मिलते हैं। फाइनली क्या होता है, गोल्डबर्ग और मैकेन इतने अजीबोगरीब सवाल, उलझुल सवाल उससे पूछते हैं और उसको पूरी तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके स्टैनली वेबर का अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, और प्ले बिना किसी एक अच्छे एंड के खत्म हो जाता है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हैरोल्ड पिंटर की बायोग्राफी को देखते हैं, उसके बाद हम प्ले को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, Harold Pinter was a renowned British playwright, screenwriter, director and actor known for his distinctive writing style characterized by pauses, silence and underlying tension। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक थी, एक ऐसी राइटिंग स्टाइल थी जिसको पिंटरेस्क नाम दिया गया, क्योंकि स्पेशली इसको हैरोल्ड पिंटर इस्तेमाल करते थे अपने प्लेस में। ये कुछ इस तरीके की होगी, अगर आप कभी भी देखेंगे बर्थडे पार्टी के टेक्स्ट को, तो इस तरीके से स्टैनली का जब पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुका है तो वो ऐसे बोल रहा है, कुछ ऐसे करके ग, उसके बाद फिर पॉज हो जाता है, फिर ऐसे बोलता है, ऐसी कुछ मतलब ही नहीं है इन सारे सेंटेंसेस का। तो इस स्टाइल को स्पेशली हम मानते हैं किसका है, हैरोल्ड पिंटर की है, और उसे हम पिंटरेस्क बोलते हैं। He is known as the practitioner of then popular theater of the absurd। ठीक है, एमएच अब्रम्स में पहला जो टर्म है वही है theater of the absurd। The term absurd play was coined by Martin Esslin। याद रखिएगा, किसने? मार्टिन एस्लिन, हंगेरियन प्लेराइट थे ये। कहां के? हंगेरियन प्लेराइट थे। इन्होंने क्या किया था, इस टर्म को कॉइन किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैरोल्ड पिंटर was born in East London on October 10, 1913। समझ रहे हैं, कब इनका? अक्टूबर 10, 1930 में इनका जन्म हुआ था। His father's name was Hammond Jack Pinter। क्या नाम था? Hammond Jack Pinter। And mother's name was Frances Moskowitz। क्या नाम था? Frances Moskowitz। His father was a Jew। समझ रहे हैं, इनके फादर क्या थे? एक जू थे। And he migrated from Portugal। कहां से? पोर्चुगल से इन्होंने क्या किया था? माइग्रेट किया था। Where his name was Da Pinta। जहां पर इनका नाम क्या था? डा पिंटा। याद रखिएगा। पिंटर गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल। कहां से? हैकनी डाउन्स ग्रामर स्कूल फ्रॉम 1944 टू 1948। समझ रहे हैं। एट द एज ऑफ 17 मिस्टर पिंटर वॉज ट्रेन्ड एट द रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट एज एन एक्टर। समझ रहे हैं, यहां पे इनको एक्टर की तरीके से ट्रेन किया जाता है। पिंटर स्टार्टेड हिज करियर ऑन द स्टेज ऑफन अंडर द pseudonym of डेविड बैरन। याद रखिएगा, इनका pseudonym क्या है? डेविड बैरन। इस चीज को याद रखेंगे, डेविड बैरन।
द प्लेस मिस्टर पिंटर रॉट वर यूजुअली सेट इन वन रूम। क्या है इनकी खासियत? वन रूम में ये प्लेस सेट हुआ करते थे। His poetry published in periodicals before he was 20 when he became a professional actor। समझ रहे हैं? पोएट्री राइटिंग भी इन्होंने किया हुआ है। In 1956 he married actress Vivian Merchant। किसके साथ? Vivian Merchant से इनकी शादी होती है। He lived with her till 1975। 1975 तक। In 1975 they separated। 1975 में ये दोनों लोग अलग हो जाते हैं। Harold Pinter left his wife for Lady Antonia Fraser। समझ रहे हैं किससे? Lady Antonia Fraser का दूसरा अफेयर था। Wife of an English conservative politician, जो ऑलरेडी मैरिड थी किससे? एक जो है राजनेता से। His first play The Room, पहला प्ले कौन सा है याद रखिएगा? The Room was produced in 1957। 1957 में। It was performed in Bristol, कहां पर? Bristol में। In the same year, in 1957 1957 में The Birthday Party was produced। बर्थडे पार्टी को प्रोड्यूस किया जाता है। In 1960 The Caretaker was produced। क्या होता है दूसरा प्ले? सॉरी अगला प्ले The Caretaker आता है। It was a second full length play। समझ रहे हैं क्या था? दूसरा फुल लेंथ प्ले था, याद रखेगा। The first full length was The Birthday Party। समझ रहे हैं? And The Room was a short play और one act play। याद रखेगा one act play था ये The Room। In 1963 The Lover appeared। कौन सा प्ले आता है? The Lover। In 1965 1965 में Another full length play, दूसरा अगला यानी कि full length play The Homecoming appeared। ये भी आता है, ठीक है। GIC लेक्चरर में ये प्रिस्क्राइब्ड है The Homecoming। In 1971 The Old Times appeared। 1971 में Old Times आता है। In 1975 No Man's Land, समझ रहे हैं फेमस प्ले है, was produced। It is also his full length play। In this year he divorced his wife। समझ रहे हैं? अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया इन्होंने। In 1980 he married another lady Antonia Fraser। इनके साथ इनकी शादी होती है। In 2005 he was awarded the Nobel Prize for Literature। समझ रहे हैं? कौन सा? Nobel Prize for Literature, and used this occasion of his acceptance to attack the US invasion of Iraq। समझ रहे हैं? यो यूएस का आक्रमण हुआ इराक के ऊपर, सद्दाम हुसैन को जहां पर क्या किया गया था? फांसी दे दी गई। उसको जो है उस एक्ट को इन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया अपने इस दौर से। समझ रहे हैं? सद्दाम हुसैन के जो है जो फांसी दी गई थी। नोबेल प्राइज किस स्पेलिंग आप NOBEL कर लीजिएगा। His early works were described by critic as comedy of menace। comedy of menace का मतलब क्या होता है? यहां पर जहां पर डेथ थ्रेट हो, समझ रहे हैं? डेथ थ्रेट हो। स्टैनली वेबर का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि ऐसा लगता है कि उसकी मौत हो जाएगी, वो बचने वाला नहीं है। The term comedy of menace was coined by Irving Wardle। किसने इसको कॉइन किया था? Irving Wardle ने, who borrowed it from the subtitle of Campton's play The Lunatic View, a comedy of menace। समझ रहे हैं? किसका है? The Lunatic View, a comedy of menace। The Lunatic View क्या है? एक प्ले है, कैपिटल से कर लीजिए, व्यू का व्यू कैपिटल से कर लीजिएगा। Harold Pinter died on 24 दिसंबर। कब? 24 दिसंबर 2008 में इनकी डेथ हो गई। He was suffering from liver cancer। किससे? लीवर कैंसर से ये सफर कर रहे थे। समझ रहे हैं? He protested against conflicts throughout his life, including Iraq and Afghanistan, and also visited Turkey with Arthur Miller। इनका भी प्ले हमारे यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है, All My Sons। याद रखिएगा। समझ रहे हैं? इन्होंने अपनी पूरी लाइफ, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को इन्होंने क्या किया? उसका विरोध किया। इराक और अफगानिस्तान वाला भी, और टर्की भी गए आर्थर मिलर के साथ में। याद रखिएगा। द बर्थडे पार्टी, समझ रहे हैं? ये है प्ले हमारा जो आज हम पढ़ाने वाले हैं। द बर्थडे पार्टी 1957। द प्ले वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन 1957। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1959। 1959 में ओरिजिनली पब्लिश हुआ था ये। समझ रहे हैं? द बर्थडे पार्टी वाज इनिशियली अ फ्लॉप। पब्लिक समझ ही नहीं पाई, प्ले चलता रहा। प्ले को देखने के बाद पब्लिक लगा क्या मूर्ख बनाया जा रहा है, पूरे प्ले में समझ ही नहीं आ रहा है कहां पे इसकी एंडिंग है, कहां से इसको शुरुआत कर रहे हैं हम, और इस वजह से प्ले जो है बिल्कुल पूरी तरीके से पिट गया, चला ही नहीं। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये कहना क्या चाहते हैं। समझ रहे हैं? आइए कैरेक्टर्स पे बात करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है पेटी बोल्स। पेटी बोल क्या है? ओनर ऑफ द बोर्डिंग हाउस। ये वही बोर्डिंग हाउस है जहां पर स्टैनली रहता है। ही इज नियरली 60 years old। लगभग कितने साल उम्र है इनकी? 60 साल के हैं ये। मैग बोल्स अगले कैरेक्टर हैं, वाइफ ऑफ पेटी बोल्स। ये किसकी हैं? पेटी बोल्स की पत्नी हैं। सी इज ऑल्सो इन हर 60s। वो भी अपने 60 साल की उम्र में है। स्टैनली वेबर
प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, स्टैनली वेबर क्या है? प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले है। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड इन द प्ले, ही इज इन हिज 30s, उसकी उम्र 30 में है, समझ रहे हैं, और यही क्या है? इस प्ले का आप कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। गोल्डबर्ग, अ मैन इन हिज 50s, 50 की उम्र के हैं। ही इज परहैप्स अ गैंगस्टर, शायद वो क्या है? गैंगस्टर है, बॉस है। कॉमनली रेफर टू एज नैट, याद रखिएगा इसको क्या बुलाया जाता है? नैट करके बुलाया जाता है। यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कहीं पर। मैकन, अ मैन इन हिज 30s, ही इज विद गोल्डबर्ग एंड इज जूनियर टू हिम, ये क्या है? उसके जो है जूनियर है। और उसके बाद है अगला कैरेक्टर लास्ट का है लूलू, नेबर ऑफ पेटी एंड मैक्सी इन हर 20s, ये अपने 20 साल की उम्र के पड़ाव में है। आइए आगे बात करते हैं थीम पर प्ले की। आइडेंटिटी एंड सेल्फ परसेप्शन, समझ रहे हैं? आइडेंटिटी एंड सेल्फ परसेप्शन। द कैरेक्टर्स इन द प्ले स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटीज, जो कैरेक्टर हैं इस प्ले में वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर के, एंड हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स, और दूसरे जो हैं उनका क्या नजरिया है उनको लेकर के, ठीक है। उसके बाद स्टैनली इन पार्टिकुलर, यानी स्टैनली विशेषतया ग्रैपल्स विद हिज सेंस ऑफ सेल्फ एंड हिज पास्ट विच रिमेन्स मिस्टीरियस एंड अनरिजॉल्व्ड, समझ रहे हैं? इसका जो पास्ट है वो बिल्कुल से रिजॉल्व नहीं होता है पूरे प्ले तक। ये जो है एक पियानिस्ट रहता है, ऐसा बताया जाता है, और इसकी बर्थडे पार्टी पर इसको एक टॉय ड्रम सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस इस प्ले में मिलने वाले हैं। अगला है आइसोलेशन एंड एलिनेशन, समझ रहे हैं? थीम ऑफ एलिनेशन तो दौर ही था ये 20th सेंचुरी का, हर जगह पे। द कैरेक्टर्स इन द बोर्डिंग हाउस आर आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, ये जो कैरेक्टर्स हैं बोर्डिंग हाउस में वो बाहर की जो दुनिया है उससे आइसोलेटेड हैं बिल्कुल, एंड देयर इंटरेक्शंस विथ ईच अदर ओनली सर्व टू डीपन देयर सेंस ऑफ एलिनेशन, और उनका जो इंटरेक्शन है दूसरे लोगों से वो क्या करता है कि बस और ज्यादा एलिनेट कर देता है उनके, समझ रहे हैं किसको? उनके जो है एलिनेशन की जो कह सकते हैं आइडियोलॉजी है उसको। दिस थीम इज रीइंफोर्स्ड बाय द अराइवल ऑफ गोल्डबर्ग एंड मैकन, और ये जो थीम है वो और रीइंफोर्समेंट हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है जब क्या होता है? गोल्डबर्ग और मैकन वहां पर आते हैं, वो फर्दर आइसोलेट स्टैनली फ्रॉम द अदर्स, और ये दोनों लोग क्या करते हैं? और ज्यादा स्टैनली को आइसोलेट कर देते हैं दूसरों से। आगे देखिए सेटिंग, द सेटिंग ऑफ द प्ले इज इन अ बोर्डिंग हाउस, कहां पर है? एक बोर्डिंग हाउस है, सी साइड, बल्कि आप कह सकते हैं सी साइड बोर्डिंग हाउस है ये। सी साइड बोर्डिंग हाउस है। आगे देखिए फेमस लाइंस ऑफ द प्ले, हैप्पी बर्थडे डियर स्टैनली, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, समझ रहे हैं? हैप्पी बर्थडे डियर स्टैनली, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। स्टैन, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, समझ रहे हैं? स्टैनली क्या कहा जा रहा है? स्टैनली डोंट लेट देम टेल, स्टैनली उनको मत बताना यू व्हाट टू डू, यानी कि करना क्या है, ठीक है। डोंट टेल देम यू व्हाट टू से, उनको ये मत बताना कि तुम कहते क्या हो। डोंट टेल देम टेल व्हाट टू थिंक, और तुम उन्हें ये भी मत समझने देना क्या जो तुम सोचते हो। और ये कहा है किसने? मैग ने कहा है। मैग और स्टैनली का रिश्ता कुछ अजीब ही है। वो शुरू में प्ले में क्या करती है? स्टैनली को जगाने के लिए जाती है ऊपर, और ऐसा लगता है कि स्टैनली के और वहां पर मैग के बीच में कुछ वहां पे चल रहा है, और मैग वहां पे जोर जोर से चिल्ला रही है, ठीक है। और वापस आती है तो खिलखिलाते हुए अपने बालों को, ठीक है, वो सही कर रही हैं। उसके बाद स्टैनली वहां से आता हुआ है, ऐसा लग रहा है कि स्टैनली और मैग के बीच में कोई रिश्ता है, हालांकि इसको लेकर के भी वहां पे कोई वहां पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। क्रिटिक्स का यह मानना है कि स्टैनली जो है वो इडिपस कॉम्प्लेक्स से सफर भी करता है, समझ रहे हैं? स्टैनली डोंट मंकी अबाउट विथ योर ब्रेकफास्ट, यू नो यू आर नॉट सपोज टू ईट जैम, गोल्डबर्ग एंड मैकन का ये कहना है, समझ रहे हैं कि स्टैनली, ठीक है, अपने ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते में मंकी वाला, बंदरों वाला व्यवहार मत करो, ठीक है। क्या है? यू नो यू आर नॉट सपोज टू ईट जैम, तुम्हें पता है कि तुम्हें जैम नहीं खाना है। व्हाट हैव यू डन विद योर लाइफ, गोल्डबर्ग, समझ रहे हैं? ये गोल्डबर्ग की लाइन है और ये यूनिवर्सल लाइन है, ये पूरे उस समाज को कह सकते हैं, आधुनिक समाज के ऊपर जो है एक क्वेश्चन मार्क दिखाती है कि तुमने अपनी जिंदगी के साथ आखिर कर क्या लिया है, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। डू यू एवर थिंक ऑफ द फ्यूचर, क्या कभी आप भविष्य के बारे में सोचते हैं? मैकन का कहना है क्योंकि भविष्य उस दौर में संभव ही नहीं था, इंसान तो इस जो है फितरत में था कि कब कोई एक वीपन ड्रॉप हुआ और उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई।
स्टैनली डोंट टेल देम टेल यू व्हाट टू डू, यू आर योर ओन मैन। पेटी कहता है स्टैनली तुम उन्हें जानने मत देना कि तुम्हें क्या करना है, तुम खुद के इंसान हो। समझ रहे हैं। की फैक्ट्स ऑफ द प्ले पर बात करते हैं। द प्ले वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड एट द आर्ट्स थिएटर कैम्ब्रिज। कहां पर? द आर्ट्स थिएटर कैम्ब्रिज में। इट इज अ 3 एक्ट प्ले। कितना? 3 एक्ट प्ले है ये। इट इज द फर्स्ट फुल लेंथ प्ले ऑफ पिंटर। ये पिंटर का पहला फुल लेंथ प्ले है। देयर आर टोटल 6 कैरेक्टर्स इन द प्ले। कितने हैं? 6 कैरेक्टर्स हैं पूरे प्ले में। द प्ले इज नोन एज कॉमेडी ऑफ मैनेस। प्ले को क्या नाम से जाना जाता है? कॉमेडी ऑफ मैनेस। इट इज ऑल्सो एन एब्सर्ड प्ले। द प्ले इज ऑल्सो फुल विद पिंटरेस्ट एलिमेंट। समझ रहे हैं। प्ले किससे भरा हुआ है? पिंटरेस्ट एलिमेंट से ही भरा हुआ है। स्टैनली हैज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ही स्पीक्स विटी स्टेटमेंट्स। क्या करता है? स्टैनली को अच्छा काफी अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो बड़े अच्छे स्टेटमेंट भी बोलता है। वंस ही यूजेस द वर्ड सकुलेंट। सकुलेंट का मतलब क्या होता है? जूसी। मैग उससे पूछती है कि नाश्ता कैसा है और वो बताता है सकुलेंट। यानी समझ ही नहीं आ सकता है कि वो मैग के लिए बोल रहा है या ब्रेकफास्ट के लिए बोल रहा है। सकुलेंट फॉर मैग और ब्रेकफास्ट। मैग ट्रीट्स हिम एज अ सन। मैग क्या करती है? उसको एक बच्चे को जो है बच्चे की तरीके से ट्रीट करती है। बट शी इज ऑल्सो सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। लेकिन ये उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है। स्टैनली इज कैरिंग अ सेंस ऑफ गिल्ट। स्टैनली के अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट है। ही सफर्स फ्रॉम नर्वस ब्रेकडाउन। ही इज अ पियानिस्ट। वो क्या है? याद रखिएगा, एक पियानिस्ट है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये हो सकता है आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो जाए। Meg gives him cornflakes as breakfast। मैं क्या करती है? उसे कॉर्नफ्लेक्स देती है। किसकी तरीके से? एक ब्रेकफास्ट के जैसे। Stanley refuses to eat jam at breakfast। समझ रहे हैं। स्टैनली क्या करता है? जैम को खाने से मना कर देता है। डिस्पाइट मैग्स इंसिस्टेंस। ठीक है, मैग के दबाव देने के बावजूद भी। समझ रहे हैं। अगला, गोल्डबर्ग क्लेम्स दैट हर्बर्ट इज स्टैनलीज रियल नेम। याद रखिएगा, गोल्डबर्ग दावा करता है कि स्टैनली का जो असली नाम है वो क्या है? हर्बर्ट है। स्टैनली स्मैशेस चेयर ड्यूरिंग द पार्टी। स्टैनली क्या करता है? चेयर को दौड़ता है पार्टी के दौरान। गोल्डबर्ग प्रॉमिसेस स्टैनली अ ट्रिप टू अमेरिका। समझ रहे हैं। गोल्डबर्ग वादा करता है कि वो स्टैनली को कहां पे ले जाएगा? अमेरिका। ड्यूरिंग दियर कन्वर्सेशन, उनकी बातचीत के दौरान। मैग प्रिपेयर्स शेफर्ड्स पाई फॉर स्टैनलीज बर्थडे डिनर। याद रखिएगा, क्या बनाती है? कौन सा डिश? शेफर्ड्स पाई। इसको हाईलाइट करिएगा आप लोग, याद रखिएगा। इन द प्ले स्टैनलीज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। किसका बर्थडे सेलिब्रेट होना है? स्टैनली का। स्टैनली रिसीव्स अ टॉय ड्रम। क्या मिलता है उसको? टॉय ड्रम एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम मैग। समझ रहे हैं। मैग से उसे एक टॉय ड्रम मिलता है। दे ऑल्सो प्ले ब्लाइंड मैंस बफ। समझ रहे हैं क्या होता है? ब्लाइंड मैंस बफ गेम खेला जाता है इन स्टैनलीज बर्थडे पार्टी। स्टैनली की बर्थडे पार्टी में। स्टैनली विशेस टू प्ले पियानो इन बर्लिन, एथेंस, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड ज़ैग्रेब। स्टैनली कहां पर, ठीक है, पियानो बजाने की इच्छा जो है जाहिर करता है? बर्लिन में, एथेंस में, कॉन्स्टेंटिनोपल में एंड ज़ैग्रेब में। समझ रहे हैं कहां पर? ज़ैग्रेब में। अगला, वी डू नॉट नो द रीजन व्हाई मैककेन एंड हिज बॉस गोल्डबर्ग हैव अराइव्ड द बोर्डिंग हाउस। हमें नहीं पता है ये कौन सा कारण है जिसकी वजह से गोल्डबर्ग और मैककेन वहां पर बोर्डिंग हाउस में आए हुए हैं। ठीक है। गोल्डबर्ग टेक्स अ नेम अंकल बार्नी। गोल्डबर्ग कौन सा नाम लेता है? याद रखिएगा, अंकल बार्नी। पता नहीं कौन है, इसके बारे में भी कोई पता नहीं है। लुलू इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इन एक्ट फर्स्ट सी ट्राइज टू डू फ्रेंडशिप विद स्टैनली। एक्ट 1 में वो क्या करती है? स्टैनली के साथ दोस्ती करना चाहती है। इन एक्ट 2 सी इनकरेजेस गोल्डबर्ग। ठीक है, दूसरे एक्ट में वो गोल्डबर्ग को, ठीक है, क्या कर रही? सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। एंड इन एक्ट 3 और एक्ट 3 में सी ब्लेम्स दैट गोल्डबर्ग हैज सेड्यूस्ड हर बाय हिज कनिंग ड्यूरिंग द नाइट। और तीसरे जो है एक्ट में वो क्या करती है? ब्लेम करती है कि गोल्डबर्ग ने उसे खुद सेड्यूस किया है। लेकिन दूसरे एक्ट में ये दिखाया जाता है कि वो गोल्डबर्ग को खुद ही सेड्यूस कर रही है। गोल्डबर्ग सेज टू मैककेन। गोल्डबर्ग मैककेन से कहता है, रिलैक्स, व्हाट इज द मैटर विथ यू, टेक अ हॉलिडे, लर्न टू रिलैक्स। ठीक है, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, लर्न टू रिलैक्स। द कॉमेडी अराइजेस इन द प्ले थ्रू शॉर्ट डायलॉग्स। ठीक है, छोटे छोटे डायलॉग से कॉमेडी होती है। पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, या ऐसे स्टेटमेंट कि व्हाई डिड चिकन क्रॉस द रोड, व्हाई डिड चिकन क्रॉस द रोड, ये सारे स्टेटमेंट यहां पर आते हैं और अच्छी खासी कॉमेडी हमें मिलती है। इट इज क्लियर इन द प्ले दैट मैककेन इज एन आयरिश एंड गोल्डबर्ग
इज अ जू। याद रखिएगा कि गोल्डबर्ग क्या है, एक जू है, और मैककेन क्या है, वो एक आयरिश है इस प्ले में, याद रखिएगा। आइए समरी पे बात करते हैं। पेटी एंड मेग आर रनिंग अ बोर्डिंग हाउस। पेटी और मेग क्या कर रहे हैं, बोर्डिंग हाउस को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। पेटी टेल्स मेग दैट 2 men आर कमिंग टू स्टे एट द हाउस। ठीक है, पेटी बताता है कि 2 आदमी आ रहे हैं कहां पर, बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए। स्टैनली द ओनली करंट गेस्ट ऑफ द हाउस। स्टैनली जो एकमात्र अभी जो है गेस्ट है इस घर का, comes for a breakfast, नाश्ते के लिए आता है। Meg flirts with him and tells that some new guests are coming. Meg उसके साथ फ्लर्ट करती है और बताती है कि कुछ नए मेहमान आ रहे हैं। Now Stanley gets tense, और स्टैनली जो है वो अब उदास हो जाता है, as he was the only boarder there, क्योंकि वो अकेला वहां पे बोर्डर था। Lulu, a young woman, arrives with the package. लुलू एक यंग महिला एक पैकेट के साथ में आती है। The two men Goldberg and Macken arrive and talk about some mysterious job. वो किसी रहस्यमयी नौकरी के बारे में बातें कर रहे हैं। Meg welcomes them. Meg उनका स्वागत करती है and tells that today is Stanley's birthday. ठीक है कि आज स्टैनली का बर्थडे है। While Stanley denies that it is his birthday, लेकिन स्टैनली इस बात को लेकर के मना करता है कि आज उसका बर्थडे है। Meg gives him the package of Lulu. Meg उसे क्या करती है, लुलू का पैकेज देती है। इन द बिगिनिंग ऑफ एक्ट सेकेंड की शुरुआत में मैककेन टीयर्स अ न्यूज़पेपर। मैककेन क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर को फाड़ रहा है। स्टैनली बिलीव्स दैट दे हैव मेट बिफोर। स्टैनली का मानना है कि वो पहले मिल चुके हैं, बट मैककेन डिनाइज, लेकिन मैककेन इस बात को मना करता है। पेटी अराइव्स विद गोल्डबर्ग, देन मैककेन एंड पेटी लीव द हाउस। पेटी गोल्डबर्ग के साथ में आता है, उसके बाद मैककेन और पेटी उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। समझ रहे हैं? मैककेन एंड गोल्डबर्ग इंटरोगेट स्टैनली। मैककेन और पेटी क्या करते हैं, वो स्टैनली को इंटरोगेट करते हैं एंड अब्यूज हिम। समझ रहे हैं? और क्या होता है, स्टैनली को उसे अब्यूज करते हैं। दे आस्क अबाउट द विमेन ही लेफ्ट। वो उसके पूछते हैं कि वो महिला कौन थी जिसे वो छोड़ दिया, जिसने उसको, ठीक है, जिसको उसने स्टैनली ने छोड़ दिया है। एट अल्टर एंड अ वाइफ ही इग्नोर्ड। ठीक है, सॉरी, वाइफ ही मर्डर। और उसकी पत्नी कहां गई जिसको उसने मार दिया है। स्टैनलीज बर्थडे पार्टी सेलिब्रेटेड। स्टैनली की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही है। वेयर गोल्डबर्ग कपल्स विथ लुलू। वहीं पे गोल्डबर्ग क्या कर रहे हैं, वो लुलू के साथ में डांस कर रहे हैं। एंड मैककेन विथ मेग। समझ रहे हैं? मैककेन क्या करता है, वो मेग के साथ में डांस कर रहा है। They also play blind man's buff. वो blind man's buff गेम खेल रहे हैं। In the last of the play, यानी प्ले के अंत में, Lulu scolds Goldberg for seducing her. लुलू क्या करती है, गोल्डबर्ग को, ठीक है, स्कोल्ड यानी डांटती है क्योंकि उसने उसको सेड्यूस किया। मैककेन एंड गोल्डबर्ग नाउ ट्राई टू टेक स्टैनली विद हिम। मैककेन और गोल्डबर्ग अब स्टैनली को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। मेग आस्क्ड टू पेटी, और वो उसको लेकर के चले भी जाते हैं। मेग आस्क्ड टू पेटी। मेग बाहर गई रहती है मार्केट को सामान लेने के लिए, और पेटी से पूछती है कि स्टैनली कहां है। ठीक है, और पेटी उसे बताता है दैट ही इज स्लीपिंग, कि वो सो रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसा प्ले था जो फ्लॉप हुआ, और आप समझ ही सकते हैं कि इस प्ले में क्या है जिसके कारण ये प्ले हिट होता। लेकिन बात वही है कि समझने के लिए वही होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं वो हमें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि पेटी उसे बता रहा है कि स्टैनली जो है वो ऊपर कमरे में सो रहा है, लेकिन असल बात यह है कि वहां पर स्टैनली अब वहां से जा चुका है। समझ रहे हैं? ये प्ले दिखाता है क्या, कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एब्सर्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है चीजें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी तब्दीलियां ह्यूमन सोसाइटी में हो रही थी, उनको दिखाने के लिए सबसे अच्छा मीडियम लिटरेचर में ऐसा ही कुछ आपके सामने रिप्रेजेंट करना था, जहां पर सब कुछ क्या लगे, एब्सर्ड लगे, ताकि आप अपनी लाइफ को इसके साथ में एसोसिएट कर सके। ठीक है, तो यहीं पे अपनी इस क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।